हेलो हेलो। हम्म, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस में जो रेस्पिरेशन टॉपिक है उसे, है ना। चलो देखो, सबसे पहली बात, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दो चीजें होती हैं बेटा। एक होता है रेस्पिरेशन और एक होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि उस जो सांस से आप पावर बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, देखो, ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप कह सकते हो ये फिजिकल प्रोसेस है। यानी जब आप सांस को अंदर इनहेल करते हो फिर बाहर छोड़ते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। और जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो आपने सांस लिया, आपने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, उस ऑक्सीजन से जो पावर बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे अब ध्यान देना बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर होती है। इन एयर से हम लोग अपने मतलब की गैसेस को निकाल लेते हैं। जैसे जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे माउथ में एक्चुअल में कई ढेर सारी एयर जाती है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो भी जाती है ना। उसके बाद जब एक्सेल करते हैं, सांस से अपनी छोड़ते हैं, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि हाँ, जब हम लोगों ने सांस लिया था तो ऑक्सीजन हम लोगों ने यूज़ किया, प्रोसेस किया, और जब हम लोगों ने सांस छोड़ा तो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग रेस्पिरेशन में ये समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। जो हम लोगों ने ऑक्सीजन को गेन किया, उससे जो एनर्जी बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कह देते हैं। ठीक है, एक तो समझो ये मतलब हो गया। ओके, नेक्स्ट आप ये समझो कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। जब हम लोग बेटा सांस लेते हैं तो हमारा जो माउथ है ये एयर को एक्सेप्ट करता है और ये सीधे लेके जाता है कहाँ पर? आपके लंग्स में। अच्छा, लंग्स क्या काम करता है? जो आपका लंग्स होता है वो आपके जो एयर बेसिकली ब्लड है, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको आपके वापस एयर में छोड़ देता है, और एयर से जो ऑक्सीजन होता है उसको वापस से क्या करता है? वो ब्लड में मिला देता है। ठीक है, तो जो आपका लंग्स होता है वो क्या काम करता है कि जो ऑक्सीजन है उसे वापस से ब्लड में उसने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ब्रोंकियल्स होता है, एलवीआई होता है, मतलब सारी चीज़ें उसमें मिल करके वो चीज़ें करते हैं। उसके बाद अब वो ब्लड क्या करता है? वो हार्ट के पास जाता है ना। हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता ही होगा कि जो आपका हार्ट होता है ना, उसमें आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर CO2 वाला ब्लड होता है। ये कहाँ पर भेजता है? आपके इस वाले पार्ट में भेजता है। यहाँ से जो आपका ब्लड होता है वो जाता है आपके लंग्स के पास में, है ना। आपके लंग्स के पास में जाता है, और लंग्स क्या करता है? आपके ब्लड को वापस से आपके हार्ट के चैम्बर में भेज देता है। अब यहाँ से जो आपका हार्ट होता है वो यहाँ पर जाता है और यहाँ से पूरी बॉडी में जाता है। तो ऑक्सीजन वाला जो बेसिकली ब्लड होता है ये आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है। अब पूरी बॉडी में हर एक जगह बहुत सारे सेल हैं, करोड़ों सेल हैं। अब वो सेल क्या करते हैं? वो सेल इसी ऑक्सीजन को यूज करके, सेल हर एक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसी ऑक्सीजन को यूज करके, माइटोकॉन्ड्रिया इसी ऑक्सीजन को यूज करके बनाता है पावर, और उसी पावर को फिर यूज करता है आपके जो डेली काम है। जैसे आपने देखा, चलना फिरना बोलना, इन सब में जो एटीपी की पावर होती है वो बेसिकली यहाँ पर वो जनरेट कर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ये डिफरेंस होता है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है ना। ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारा जो ऑक्सीजन होता है ना, वो हमारे पेट में जाता है, बेसिकली लंग्स में जाता है, और लंग्स से पूरी बॉडी में वो फैल जाता है, और उसके बाद उससे क्या बनता है? एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ठीक है, ओके, अब ध्यान देना, जो एटीपी होता है ये बनता कैसे? ये सबसे बड़ी बात कि एटीपी जो है वो बनता कैसे? तो सीधी सी चीज़ है, जब आप सांस लेते हो तो इसमें एक फैक्टर तो हो गया ऑक्सीजन, यानी O2 तो इसमें यूज हुआ ही हुआ, प्लस इसमें क्या यूज होता है? ग्लूकोज यूज होता है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ये यूज होता है। ये दोनों मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं? आपका ग्लूकोज मिल जाता है और आपका क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है ना। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? आपके फूड आइटम से, यानी जो खाना आप लोग खाते हो
वहाँ खाना टूट टाट करके क्या हो जाता है, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है और फिर ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। अब ये बनाते ही क्या है, ये बनाते हैं सबसे पहली चीज तो एनर्जी बनाते हैं जो एटीपी होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे यानी पानी बनाएंगे। तीन चीज बनाएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, एक ऑक्सीजन बनाएंगे, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, पानी बनाएंगे और क्या बनाएंगे आपका बेसिकली एटीपी बनाएंगे। और एटीपी बनाने के दो तरह से प्रोसेस हो सकते हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक कैसा हो सकता है आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। अब दोनों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप ये समझना कि इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना, इसमें एयर की जरूरत होती है और जो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एयर की ज़रूरत नहीं होती है। एयर मतलब आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूज़ करते हैं, बाकी जिनके अंदर अधिक पावर की ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने इतना समझ लिया कि जो रेस्पिरेशन है इससे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये काम करता है। ठीक है, क्या चीज़ें, अब देखो एक हम लोग बात कर सकते हैं रेस्पिरेशन टॉपिक में ही कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज जो होता है ये पेट में या बेसिकली आपके हर एक बॉडी पार्ट में जब ये सिंथेसाइज हो जाता है, सिंथेसाइज का मतलब ये उसी में अच्छे से मिक्स हो जाता है एंड देन ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। और इस ग्लाइकोलिसिस के बाद जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर का मतलब हर एक सेल क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करता है, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, एक क्रेब्स होता है ना, यानी क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक, देखो अगर हम लोग बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें, एरोबिक का मतलब जिसमें एयर की जरूरत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। जिसमें क्या होती है, एयर की जरूरत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो इसका जो एक पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल होता है और एक होता है ETC, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम लोग अगर बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल और एक क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ETC होता है ना। दो चीजें हैं। अब हमें यह समझना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी पूछ लेता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या वो आपके क्रेब्स साइकिल से बनाते हैं या ETC से बनाते हैं, ये क्या होता है सिस्टम, क्या नहीं होता है। तो इसके लिए हमें इन दोनों में पहले तो डिफरेंस समझना होगा। देखो क्रेब्स साइकिल जो होता है ये कह रहा है दिस स्टेप अकर्स इनसाइड द माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी जो क्रेब्स साइकिल होता है ये क्या होता है, ये आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। यानी जो क्रेब्स साइकिल से बनता है ये आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और इसमें लगभग ये मान के चलो टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोसेस्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट, मतलब इसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट, ये दो चीज क्या होता है इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। 6 आपका क्या प्रोसेस होता है, 6 आपका प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल क्या प्रोसेस होता है आपका पायरोवेट प्रोसेस होता है। जबकि अगर हम लोग ETC की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें देखो कह रहा है दिस इज द फाइनल स्टेप विच ATP इज प्रोड्यूस, मतलब ये फाइनल स्टेप होता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ये फाइनल स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, ATP जनरेट होती है। दिस ऑल्सो अकर्स इनसाइड द माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी ये भी कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो एक दोनों में आपको सिमिलरिटी पता चल गई कि ये भी कहाँ होता है, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। हाँ, एक डिफरेंस आपको पता चला, क्या डिफरेंस पता चला कि ये लास्ट नहीं है और ETC जो है वो लास्ट है, इसी के बाद क्या बन जाती है, ATP बन जाती है। मतलब ये लास्ट प्रोसेस, इसके बाद क्या हो जाता है आपका ATP जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सिस्टम, ETC इससे हो जाता है ना। अब देखो अब एक क्या कहते हैं वो बना हुआ है, मैं बना दे रहा हूँ उसको, फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के जरिए ये चीज़ हमको समझना चाहिए और ये चीज़ हमें पढ़ना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखो
फ्लो चार्ट में, ये है ग्लूकोज, है ना। बेसिकली अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज के बाद, तो ग्लूकोज जो है इसका होता है ग्लाइकोलिसिस, है ना। ये इसका क्या हो जाता है, आपका ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, ठीक। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होकर के क्या बन जाता है, पायरोवेट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, पायरोवेट, है ना। क्या बन जाता है आपका, पायरोवेट। ठीक, ये पायरोवेट बन गया आपका। और बेसिकली इसे हम लोग पायरोवेट कह सकते हैं, आप पायरोविक एसिड कह सकते हैं, है ना। पायरोविक एसिड भी बोल सकते हैं इसे, है ना। ये हो गया आपका पायरोविक एसिड या पायरोवेट हो गया, ठीक। यहाँ भी यू रहेगा, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, ध्यान देना। इसके बाद क्या होता है आपका, क्रेब्स साइकिल होता है ना। क्रेब्स साइकिल होता है। अब इस क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, रिड्यूस कोएंजाइम, है ना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है आपका, और आपका क्या होता है, रिड्यूस कोएंजाइम, रिड्यूस कोएंजाइम। आपका क्या होता है, रिड्यूस कोएंजाइम, मतलब जो एंजाइम बने होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। अब इस कोएंजाइम से होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। मतलब बेसिकली अब क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और लगभग लगभग क्या बन जाता है, 38 एटीपी एनर्जी बन जाता है, और क्या बनता है आपका, पानी बनता है ना। ये प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में तुम्हें दे देगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से बताओ। अब डिटेल से आप उसे तभी बता सकते हो ना जब आपको सारी चीज़ें, सारी साइकिल पता हो। तो अगर आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता हैं तभी तो कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ग्लूकोज होता है, जो हमारे खाने के जरिए जो भी हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है। इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, जो कि जाता है किसमें, पायरोवेट में। अब पायरोवेट से क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, और जो रिड्यूस होते हैं कोएंजाइम रिड्यूस हो जाते हैं। और उसके बाद कोएंजाइम रिड्यूस होने के बाद क्या होता है, फिर आपका ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद जो फाइनल एनर्जी बन करके निकलती है वो कितनी निकलती है, 38 ATP एनर्जी बाहर जो है वो निकल आती है। मतलब हम लोग इतनी एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसकी बातें, ये थी आपके पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की बातें, कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होता कैसे है, क्या होता है उसमें, और ये कैसे काम करता है, ठीक। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, बस बेटा आज तुम यहीं पे सर ने, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा छूट गया था क्या, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, हाँ तो हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ भी रिवीजन ही हो जाएगा, समझ लो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ भी चल रहे हैं, है ना। चलो तो हाँ, एनाएरोबिक, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन था, इसमें क्या होती है, इतनी एनर्जी जो जनरेट होती है। और एक है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को, ठीक। अब देखो इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, दिस रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तभी तो इसे बिना एयर के बोलते हैं रेस्पिरेशन। यानी इसमें किसी भी प्रकार के रेस्पिरेशन की जरूरत हमें नहीं होती है, किसी प्रकार के एयर की जरूरत नहीं होती है ना। उसके बाद ध्यान देना, इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं कि ये होता है कहाँ पर, आपके साइटोप्लाज्म में। देखो साइटोप्लाज्म दो तीन चीजें बेटा, एक होती है साइटोप्लाज्म, एक होती है प्रोटोप्लाज्म। दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। एक क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म, ये मान लो सेल है, ये है आपका साइटोप्लाज्म, और इधर है प्रोटोप्लाज्म। क्या डिफरेंस है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। जैसे सेल मान लो आपका ये है आपका सेल, है ना, ये होता है न्यूक्लियस। अगर हम लोग बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य।
और इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ये है जीव द्रव्य, ये है कोशिका द्रव्य। अब बेटा जो जीव द्रव्य है हमारा, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये कंप्लीट, जितना इसमें लिक्विड भरा हुआ है ये कंप्लीट आपका क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म है। और अगर हम लोग कोशिका द्रव्य की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के पार्ट को छोड़कर बाकी जितना पार्ट है हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। यानी अगर हम लोग बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? आपके साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है इट डज नॉट यूज माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं यूज करता है। अब देखो एक डिफरेंस आपको और पता चल गया। क्या पता चल गया? कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक में एरोबिक होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई यूज नहीं है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 साइकिल होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एक क्रेब्स साइकिल और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी फाइनल जो एनर्जी बनती है वो एटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए फाइनल एनर्जी बनती है, और वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है ना, उससे वो जनरेट हो जाता है। ठीक, ओके। अब देखो कह रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पायरोवेट मॉलिक्यूल है ना आर नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इंस्टेंट, एथेनॉल इज प्रोड्यूस एज एन एंड प्रोडक्ट। तो जो पायरोवेट होता है वो इंस्टेंट खत्म नहीं होता है, लेकिन एथेनॉल नाम का एक प्रोडक्ट जो है वो इसमें बन जाता है। ठीक है, और फिर बोल रहा है दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। इसे हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। किसी चीज़ का फर्मेंटेशन कराना है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्मेंटेशन। मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि नई चीज़ों का उद्भव हो जाता है इसमें। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होता है और एथेनॉल जो है जनरेट हो जाता है ना। अनलाइक एरोबिक रेस्पिरेशन दिस रेस्पिरेशन इज लेस इफिशिएंट। ये लेस इफिशिएंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन इफिशिएंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है ना। द एटीपी प्रोड्यूस इन दिस केस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। जो एटीपी बनती है वो भी ऑल्सो क्या होती है? बहुत छोटी बनती है। दिस ओवरऑल इक्वेशन फॉर्म फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन है ना। मतलब अब जो आप देखने जा रहे हो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन, अभी एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन बना था, अब आपको क्या बनाएंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन बनाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान से इसको लिखना, ध्यान से ही समझना। जैसे ये बोल रहा है ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा आपका? ग्लाइको। सारा बेटा प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा है ना, सारा जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा। ये ग्लूकोज, इसका हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, और ये जा किस में रहा है? ये पायरोविक एसिड में जा रहा है, या हम लोग इसे पायरोवेट कहते हैं है ना, पायरोविक एसिड। ठीक है, ये हो रहा है आपके पायरोविक एसिड में। अब पायरोविक एसिड से आपका हो रहा है फ्रेगमेंटेशन है ना, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और इससे ही बन रहा है आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन रहा है, और एथेनॉल। एथ है तो C2H5OH, ये हो गया क्या आपका बेटा? एथेनॉल है ना, C2H5OH एथेनॉल, और बन रही है ATP। ATP मतलब एनर्जी, और कितनी ATP बनेगी? सिर्फ 2 ATP एनर्जी बनेगी। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP एनर्जी, और एरोबिक में कितनी बनती है? 38 ATP एनर्जी बनती है ना। दोनों मिलाकर के लगभग आपके क्या हो गया? 40 ATP एनर्जी का जनरेशन हो गया यहाँ से कुल मिलाकर के। ठीक है, ओके। अब देखो इसी का एक और बेसिकली पार्ट है, जब आप लोग रनिंग करते हो, दौड़ते हो या चलते हो, बहुत काम करते हो, थक जाते हो है ना, पैर में दर्द होने लगता है या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये क्यों होता है ये भी आप इसे समझ सकते हो। जैसे यहाँ तक समझ लिया, यहाँ तक पूरा प्रोसेस सेम है, बताता हूँ है ना। ग्लूकोज, इसका होगा ग्लाइकोलिसिस, ये बनेगा आपके पायरोवेट में या पायरोविक एसिड में। अब यहाँ से जो फ्रेगमेंटेशन होगा उसके बाद बन जाता है बेटा लैक्टिक एसिड। एसिड है तो यहाँ पर COOH रहेगा ही रहेगा, ये इसका ग्रुप होता है, CHOH रहेगा है ना, और लैक्टिक है तो CH3, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO
है ना, CHOH और COOH, इसे हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड, है ना, इसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। ठीक, ये हो गया आपका लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, आपके पैरों में दर्द या जोड़ों में थकान, जो भी चीजें हैं इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो एक चीज तो ये हो गया कि जो भी आपका ग्लूकोज है इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड होता है, ये सारी चीजें नौटंकी जो है वो बना करके निकाल देता है ना। अब आगे की चीजें, अब देखो इसमें एक क्या जो भी इससे बन रहा है उन सब का एक छोटा सा चार्ट बना दूं, है ना, उसको भी देख लेना, आपके इसमें है, एक से काम हो जाएगा लेकिन मैं बना दे रहा हूं। देखो सबसे पहले होता है बेटा ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां तक तो आ ही रहा होगा, है ना, ये है ग्लूकोज, इसका होता है ग्लाइकोलिसिस, है ना, इसका क्या होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस ये जाता है आपका पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड से जो होता है 3 स्टेप में जाएंगे हम लोग, यहीं से खींच दे रहे हैं, है ना। अच्छा आप एक चीज कह सकते हो, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, है ना, देखो जिसका फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसमें होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ, अभी पढ़ा रहे सैले सर बैठे होंगे, देख लीजिए, देखो सौरभ देख लो, सैले सर को बुला दो, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं है इसमें, है ना। अब देखो, और बेटा ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये कहां पर काम करेगा, ये आपके साइटोप्लाज्म में काम करेगा, कहां पर काम करेगा, ये आपके साइटोप्लाज्म में काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कहां काम करता है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है, यानी साइटोप्लाज्म में काम कर रहा है आपका। और इसके जरिए क्या बनता है बेटा, एथेनॉल बनता है ना, एथेनॉल, यानी जो एथेनॉल है वो इसी से बनता है ना, एथेनॉल ये बन जा रहा है, ठीक है। और प्लस क्या बनाएगा आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा बेटा, एनर्जी तो बनाएगा बनाएगा, है ना, एनर्जी आपकी जनरेट कर रहा है। सेकेंड बेटा जो बनता है इससे वो लैक्टिक एसिड बनता है, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना, क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। और फिर क्या बनेगा, ये एनर्जी जनरेट करेगा ये भी। और लैक्टिक एसिड का बनता है ये भी जब ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं रहती है, यानी O2 नहीं रहता है तो भी ये बनाता है। और ये कहाँ पर होता है, मसल्स ऑफ द सेल, यानी जो सेल की मसल्स हैं, यानी जो बाहर बाहर के मसल्स हैं, ये वहाँ पर लैक्टिक एसिड का जनरेशन कर लेता है। और बेटा जो थर्ड है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंस होता है, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, है ना, पानी लिख दे रहे हैं ऐसे, वाटर बनाएगा, और क्या बनाएगा, ATP यानी एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो बेटा ये चीज समझना कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होता है, और ये जब होता है तो ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ पर होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और बाकी चीजें कहाँ पर होती हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है, मसल्स ऑफ द सेल में होता है, कहाँ पर होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 3 प्रोसेस हैं इसके आपके, और तीनों बेसिकली। अब यहाँ पर एक चीज अगर आप लोग चाहो तो और लिख सकते हो कि इसमें 6 एटम ऑफ कार्बन होते हैं, है ना, या 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6, तो 6 कार्बन इसमें हो गया, ठीक है। अच्छा पायरुविक में 2 मोल ईच विथ 3 कार्बन, यानी इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 कार्बन होते हैं, है ना, इसमें क्या होते हैं आपके 3 कार्बन होते हैं। ऐसे अगर हम लोग एथेनॉल की बात करेंगे तो 2 कार्बन इसमें होते हैं, है ना, 2 कार्बन इसमें होते हैं, क्योंकि क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 8C2H5, है ना, तो ये काम हो जाता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके 3 कार्बन होते हैं, है ना।
और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें क्या होता है, एक 6 मॉलिक्यूल ऐसे होता है, लेकिन एक कार्बन इसमें होता है। ठीक, तो अगर देखो 6 कार्बन यहाँ था और 3 यहाँ था, तो इस तरह से आप इसे मैच भी कर सकते हो कि 3 इधर है, 2 उधर, 5 और 1 6। चूंकि यहाँ पर 2 मोल रहते हैं, यहाँ पर 1 मोल रहता है, यहाँ पर 3 रहता है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही आ जाता है। ठीक है, ये 3 प्रोसेस आप समझ लो कि तीनों आपको एग्जाम में अच्छे खासे नंबर दिलाएंगे अगर आप इसे ऐसे लिख दोगे तो, है ना। ये प्रोसेस है, इसे अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं। ठीक, ओके। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके साइटोप्लाज्म में होता है। एक डिफरेंस तो आपके बीच में सीधा सीधा सही आ जाएगा, है ना। दूसरा क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी मिलती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें कम एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब देखो थर्ड कह रहा है कि इसमें क्या होता है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी एरोबिक में क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट और उस ऑर्गेनिज्म के बीच में ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, ये होता है। जबकि एनारोबिक में देयर इज नो सच एक्सचेंज, एनारोबिक में कोई एक्सचेंज नहीं होता है। जो बचा कुचा ऑक्सीजन होता है उसी से एनारोबिक वाले क्या कर लेते हैं, या जो चीज़ें बची होती हैं उसी से एनारोबिक वाले अपनी एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं बेटा। अच्छा, एरोबिक में है द सब रेट इज द कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब जो सब रेट होता है ये कम्प्लीटली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, द सब रेट इज नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब एनारोबिक में सब रेट जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब इस चैप्टर को आगे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि रेस्पिरेशन प्लांट हम लोगों को पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन प्लांट, फिर रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स, आई थिंक एक दिन और लगेगा, एक पार्ट इसका और आएगा और ये चीज़ें खत्म हो जाएंगे। ठीक है।